गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, वेलकम टू ACM क्लासेस। कल जहां हमने छोड़ा था फर्स्ट 50 क्वेश्चंस ऑफ CA फाउंडेशन जनवरी 2026 दैट वी हैव सोल्व्ड, आज हम शुरू करने वाले हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 51। तो लेट्स सी, एज वी डिस्कस यस्टरडे ऑल्सो कि एग्ज़ाम के अंदर आपको सिर्फ 40% मार्क्स गोना बी क्वालिफायर, बट हमने कोशिश करनी है मैक्स टू मैक्स मार्क्स लेने की ताकि कोई भी कमी ना रह जाए to clear the CA foundation exam. So let's go ahead and do the question number 51. Now question number 51 says if alpha and beta are the roots of the equation 2x square minus 3x plus 1, then the equation whose roots are 1 by alpha and 1 by beta will be what? तो मुझे equation निकालनी है। equation निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? That you guys must be aware about. जो आपकी इक्वेशंस होती है उसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। अगर आपको ये मालूम है तो आप इसका आंसर बड़े आराम से निकाल पाओगे। दैट इज व्हाट द फॉर्मूला इज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। व्हाट डज इट से? द क्वेश्चन विच आई हैड दैट सेज टू मी कि मेरी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। सो करंट इक्वेशन इज गिवन 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसके रूट्स क्या होंगे? अब सम ऑफ रूट्स क्या होता है? अगर मैं इसके रूट्स मान लूँ अल्फा प्लस बीटा, सो द फॉर्मूला फॉर दैट इज माइनस बी अपॉन ए। और अगर हम प्रोडक्ट की बात करें अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी अपॉन ए। दैट मीन्स सम ऑफ द रूट्स इन दिस केस अल्फा प्लस बीटा के केस में हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा डिवाइड बाय 2। सो माइनस माइनस कैंसिल, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 आ गई। एंड अल्फा बीटा गोना भी सी अपॉन ए। सी, अब ए बी सी क्या है वो भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ए जो है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बी एक्स का कॉफिशिएंट है, सी इज द कांस्टेंट दैट वी हैव। सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी में मेरा वैल्यू है 1, ए में मेरी वैल्यू है 2, दैट मीन्स द अल्फा बीटा आई एम गोना गेट 1/2। अब मुझे इक्वेशन बनानी है जिसमें उन्होंने मुझे बोला है दैट रूट्स आई नीड 1 बाय अल्फा एंड 1 बाय बीटा। सो अगर मैं अब सम ऑफ रूट्स की बात करूं तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा ये बन जाएगा आपका एलसीएम लेने के बाद अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको मालूम है 3/2 है, अल्फा बाय बीटा की वैल्यू मालूम है 1/2 है। दैट मीन्स आपका जो सम ऑफ द रूट्स है वो 3 आने वाला है यहाँ पर। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सो दैट गोना बी द आंसर समवेयर। या तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर होगा या ऑप्शन नंबर 4 आंसर होने वाला है। तो यहाँ से तो ये कैंसिल आउट हो गई। अब बाद में प्लस आएगा या माइनस आएगा। नाउ 1 बाय अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय बीटा दैट इज अ न्यू इक्वेशन आई हैव, दैट इज 1 अपॉन अल्फा बीटा, मतलब दैट इज 1/1/2, दैट मीन्स 2। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, दैट शुड बी द आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वो मेरा आंसर हो गया वहाँ से। ठीक है, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 52। नाउ दिस इज द प्रॉब्लम ऑन एजेस। 1 ईयर अगो द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी वाज 5:4। तो एक साल पहले की बात है, उन दोनों का जो रेशियो ऑफ एजेस है वो 5:4 है। रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 4 साल के बाद क्या होगा? 6:5 हो जाएगा। नाउ व्हाट विल बी द एज ऑफ ए आफ्टर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। अब अगर मैं मानूं क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर इफ वी टेक एक साल पहले जो रेशियो है एजेस का ए और बी का 5:4 है, तो एक साल पहले लेट्स एज्यूम ए जो था 5x था और बी जो था वो 4x था। नाउ रेशियो ऑफ देयर एजेस 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो 4 साल के बाद क्या होगा? इट गोना बी 5x प्लस 5 और 4x प्लस 5। एक साल पिछले वाला कवर किया एंड प्लस 4 और आगे चले गए। नाउ द रेशियो is 6:5.
So this ratio, that means 5x plus 5 divide by 4x plus 5, that ratio is 6 upon 5. That is what they have said to me here. Now what is the age of A after 10 years? तो 10 साल के बाद निकालनी है, तो पहले तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, you get 25x plus 25, that is equal to 24x plus 30, that means x is equal to 5. तो x की वैल्यू 5 आ गई. नाउ द क्वेश्चन दे हैव एज ऑफ ए निकालनी है 10 साल बाद. ए की एज थी 5x 1 ईयर अगो, 1 साल पहले. तो 1 साल पहले थे वो 24 साल के, 5 इंटू 5 25 माइनस 1, और 10 साल इसमें और ऐड कर दिए जाएं. नाउ द एज विल बी 34 ईयर्स. दैट इज द आंसर आई एम गोना गेट. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन आई एम गोना गेट. 34 सॉरी 25 माइनस 1, इसमें 11 ऐड होगा ना 25 के अंदर. सॉरी. सो 25 माइनस 1, तो 1 साल पीछे चले गए ना हम लोग. तो x 25 था, दैट वाज 1 साल पहले, प्लस 11 ऐड करेंगे, तो आई एम गोना गेट 36 आंसर. So answer gonna be option number A, 36. That is the answer I'm gonna have. ठीक है. So let's go for the next question. Question number 53. This is again from the basic questions है आपके, बहुत ज़्यादा rocket science नहीं है. 53 says find the value of x raised to power b upon x raised to power c, and then whole bracket b plus c minus a. That is what exactly it is. So now इसको अगर हम सोल्व करें, x raised to power b upon x raised to power c. now indexes आपके जो exponents powers का टॉपिक है, वहाँ से I can write it as x raised to power b minus c, because जब पावर्स आपकी डिवाइड में होती है तो आप उसको माइनस करते हो, बेस सेम है. दैट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय b प्लस c माइनस a. सेम चीज़ आप यहाँ कर लोगे, अब दो सबका बेस कॉमन है, राइट. तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस c माइनस a इंटू c प्लस a माइनस b प्लस a माइनस b मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b माइनस c. अब अगर हम इसको सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर, व्हाट डज इट सेज? b minus c into b plus c minus a, and then we have c minus a multiplied by c plus a minus b plus a minus b into a plus b minus c. ठीक है. सो लेट्स टेक केयर ऑफ दिस राइट अवे. इसको सॉल्व करते हैं. तो ये क्या बन गया? b माइनस सी इंटू बी प्लस से. आई कैन क्लियर कट राइट इट बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अगर इसको मैं दो पार्ट्स में ले लूँ. ठीक है. तो ये तो सीधा सीधा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा. बाकी बचा माइनस ए बी प्लस ए सी. यहाँ से ऐसे ही हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, और यहाँ से बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दैट इज द फॉर्मूला आई एम यूजिंग हियर. एंड देन माइनस ए सी प्लस बी सी. नाउ प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसल्ड आउट, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसल्ड आउट, माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसल्ड आउट, प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस बी सी, सब कुछ कैंसिल आउट हो गया, मतलब बच गया 0. तो अगर x की पावर अब 0 आ गई, सो द वैल्यू फॉर x इज पावर 0 इज 1. तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 53, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. द नेक्स्ट क्वेश्चन 54. If 80,000 grows to x in 3 years and compounded is compounded annually at 8% rate of interest, the value of x is what? अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो आपका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला जो आपको बताया गया था पहले भी,
कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला है दैट इज कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100 रेज टू पावर t, द नंबर ऑफ ईयर्स विच वी हैव। तो प्रिंसिपल आपको मालूम है दैट इज 8000। अब ग्रो हुआ x पे, मतलब आपको x निकालना है, दैट इज इक्वल टू 80,000 multiplied by 1 plus rate of interest is given 8% divide by 100 raised to power 3. Now that is going to give you the value of x। तो अब आपके पास कैलकुलेटर है ही है, तो आप उसको क्या यूज़ कर सकते हो। so 80,000 multiplied by 1.08 cube, now this value comes out to be, let's calculate it, 1.08 into 1.08 into 1.08 multiplied by 80,000. So the answer which I get, that is 1,776,000. If you have the calculators in your CA foundation exam, so there's no need to worry about, आप बड़े आराम से आंसर निकाल सकते हो। तो 1,07,776.96, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द आंसर यू कैन गेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 दैट इज ऑल्सो डन, द आंसर इज ऑप्शन नंबर A. The next question which we have, question number 55. The value of compound interest if 30 lakhs is deposited in a bank for 1 year at the rate of 16% per annum, compounded quarterly निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, मतलब टोटल आने के बाद उसमें से 30 लाख माइनस करना है। सेम फॉर्मूला पहले वाला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 55, same formula we're going to use, the value of compound interest if 30 lakh is deposited in a bank for 1 year। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है दैट इज कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, बट सबसे पहले निकालते हैं हम कंपाउंड अमाउंट। कंपाउंड अमाउंट आपका फॉर्मूला बनेगा 30 lakhs, ये सेम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। सो वी गोना हैव 30 lakhs, साथ साथ कैलकुलेशंस करते जाना ताकि आपको चीज़ें रिवाइज होती चली जाएंगी, इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 16, लेकिन लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब अगर साल में 4 क्वार्टर हैं और आप इंटरेस्ट 4 बार लेने वाले हो, तो कोई भी इतना समझदार नहीं होगा कि भाई वो चारों बार 16% इंटरेस्ट देगा। वी आर टेकिंग केयर ऑफ रीजनिंग, क्वांट एंड स्टैटिस्टिक्स ब्रदर, जो सीए फाउंडेशन पेपर 3 में आता है और बाकी सब एग्जाम्स में भी एप्टीट्यूड का ही पार्ट है। सो इट्स अ गुड वे टू रिवाइज अगर आपका CUT GT भी बचा हुआ है और अगर आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम है। ओके, तो कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब हो गया अब साल में 4 बार देना है, मतलब आपका इंटरेस्ट रेट होगा 4 बार, 4% हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 4, तो 16 को डिवाइड कर दिया हमने 4 से, और एक साल में अब 4 बार 4 क्वार्टर आएंगे, तो विल राइट 1 into 4, दैट मीन्स रेज टू पावर 4, 1/25। सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट 30 lakhs मल्टीप्लाइड बाय, अब इसको चाहे आप कट करो या ना करो, 26/25 रेज टू पावर 4। कैलकुलेटर आपके पास है, जस्ट यूज द कैलकुलेटर, लेट्स डू इट। सो वी गोना फाइंड 30 lakhs मल्टीप्लाइड बाय, कैलकुलेटर है तो आप बिना उसके भी कर सकते हो इसको। 1.04 इंटू 1.04 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, यू गोना गेट 3,50,957.568। अब इसमें से माइनस कर दो प्रिंसिपल 30 lakhs, आएगा आंसर आपका 50,957, दैट इज द आंसर 50,957.56 को 56 हो गया है। अच्छा 3 lakhs था, मैंने 3 लाख लिखा है, यहाँ पे 30 lakhs आएगा, तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द आंसर यू गोना गेट। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 55, दैट ऑल्सो मैचेस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। द कॉमन रीजन रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटीज। अब इसके लिए कॉमन रीजन लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है आपका, लीनियर इनइक्वालिटीज को सिलेबस क्लास 12th का क्वेश्चन है आपका, ये आपकी बुक्स के अंदर इसके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक है, पूरा ज़्यादा बड़ा टॉपिक है ही नहीं, इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। द कॉमन रीजन रिप्रेजेंटेड बाय इनइक्वालिटीज 2x + y greater than equal to 8 and x + y greater than equal to 12। नाउ आई कैन से 2/1 and y 1/1, तो
तो a बाई बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट आई एम सेइंग, अब दोनों में मेरे पास यहाँ पर साइन दोनों में ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है। अब दोनों ही जो इक्वेशंस हैं वहाँ पर अगर मैं a1 बाई ए टू और b1 बाई b2 चेक करूँ, x का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट a2 है, b का y का कोफिशिएंट b1 यहाँ पर और यहाँ से b2 है। सो दिस इफ आई चेक आई गेट 2/1 दैट इज नॉट इक्वल टू 1/1, मतलब ये डेफिनेट सॉल्यूशन एक्स वाई की वैल्यू आने वाली है, तो दोनों ग्राफ कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो द ग्राफ गोना बी इंटरसेक्टिंग, दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करने वाली हैं। नाउ यहाँ पर है 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 34। नाउ द रेशियो अगेन इज नॉट सेम, तो मतलब लेस देन है, मतलब कहीं ना कहीं ये आपका जो ग्राफ बनेगा वो आपस में बीच में बाउंड हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग का मतलब हो गया फिजिबल तो है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। ये खाली अनबाउंडेड लिखा हुआ है, इसको छोड़ दो, बिकॉज फिजिबल तो होने वाला है। और ये लेस देन होने के बाद कहीं ना कहीं आपस में काटेगा भी, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये आपको क्लियर कट करेगा कि मेरा जो आंसर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब देखो बिना बनाए कर रहे हैं हम ये क्वेश्चन, हमने ग्राफ नहीं बनाया, वी कैन इजीली फाइंड इट आउट विद द बेसिक एप्टीट्यूड स्किल्स, कि अब यहाँ पर मुझे पता है a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है, दोनों को साइन सेम है, मतलब दोनों लाइंस कहीं ना कहीं आपस में इंटरसेक्ट करने वाली हैं, बिकॉज वी टेक इट एज इक्वल टू, राइट। उसके बाद लेस देन इक्वल टू 34 में कहता है कि कहीं ना कहीं बाउंड भी हो जाएगा, कहीं ना कहीं रुकेगा भी ग्राफ आके, बिकॉज यहाँ पे साइन लेस देन का है, साइन इज अपोजिट, तो मतलब ये इसका आंसर होना चाहिए फिजिबल है और बाउंडेड होगा, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली द आंसर गोइंग टू बी, ठीक है। नंबर 57, तो कई क्वेश्चन आप बिना ज़्यादा टाइम लगाए आराम से कर सकते हो अगर लॉजिक्स क्लियर है आपके। तो लुक एट द नेक्स्ट 57th, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युटी इज 90,000 फॉर 13 ईयर्स एट 5.5% कंपाउंडेड एनुअली, तो उसकी वैल्यू क्या होने वाली है ना। क्वेश्चन नंबर 57 इफ यू सी अगेन हमें यहाँ पे फॉर्मूला फिट करना है, द फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू, लेट्स राइट दैट डाउन। क्वेश्चन नंबर 57, 56 तो वहीं पर हो गया। द क्वेश्चन नंबर 57 सेज, अब प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला है दैट इज प्रिंसिपल इनटू 1 माइनस 1 प्लस आई दैट इज योर r बाय 100 रेज टू पावर n डिवाइड बाय आई, दिस इज द फॉर्मूला यू गोना गेट, ठीक है। अब इसको यूज कर लेते हैं। सो यू गेट 90,000 एज द एन्युटी, सो दिस इज p इज 90,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई, आई है आपका 5.5%, ठीक है, एंड टाइम है आपका 13 ईयर्स, और ये वैल्यू उन्होंने आपको दे भी दी, दैट 1.005 रेज्ड पावर 13 गोइंग टू बी 2.0058, तो इसको भी यूज कर लेंगे। सो दिस इज 90,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 5.5 डिवाइड बाय 13, 0.0 5.55 है, सॉरी 005 नहीं 55 आएगा वहाँ पे, फिर 0.055 और यहाँ भी सेम होगा, ठीक है जी। नाउ द वैल्यू ऑफ दिस वी कैन रिप्लेस, हम इसको लिख सकते हैं, सो दिस इज 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.0058, सो 1 माइनस 2 पॉइंट, तो यहाँ पे भी माइनस एन होता है, ये फॉर्मूला रह गया, ठीक है। तो 1 बाय हो जाएगा 2.0058, दैट इज द वैल्यू गिवन टू अस हियर। Divide by 0.055. Now if you find it out, it comes out to be 90,000 multiplied by, this is 0.5014 divide by, कैलकुलेटर पे आप आराम से कर पाओगे कैलकुलेशंस को, so that is not that easy tough, तो this answer going to be
8,20,548. So this is the answer what we get. So मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी टू द क्वेश्चन नंबर 57. ठीक है, any questions anybody has, they can ask me in the chat right away, so we can take care of this. As I say, live आने का फ़ायदा यही होता है कि हम साथ साथ आपके डाउट्स ले सकते हैं. Let's go for the next one. The next question which we have. The question number 58 now. Miss Reena buys a refrigerator worth 25,000. She pays 5,000 upfront. तो 5,000 रुपये पे कर दिए. एग्रीज टू सेटल द रिमेनिंग अमाउंट. रिमेनिंग अमाउंट कितना है? 20,000, बिकॉज 25,000 का फ्रिज था, रेफ्रिजरेटर था. 5,000 पे कर दिया. दैट मीन्स 20,000 शी स्टिल नीड्स टू पे, जो वो इंस्टॉलमेंट में बना रही है. और बनानी है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स. अनपेड बैलेंस कैरिज एन इंटरेस्ट ऑफ 18% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली. तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ ई. अब आपको 5 इंस्टॉलमेंट्स का 0.18 आई पे वैल्यू ऑलरेडी दे दी इन्होंने. तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो. दैट क्वेश्चन नंबर 58, दैट इज P इज इक्वल टू द इंस्टॉलमेंट अमाउंट multiplied by the PVIFA on 18% and 5 installments. This what exactly we can use now. अब मुझे निकालना है एंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट निकालनी है. P की वैल्यू मुझे मालूम है, टोटल 20,000 है. इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू मुझे गिवन है, दैट इज 3.12717. From here I can find out I, that is equal to 20,000 divided by 1.2717. Now let's calculate it. Sorry, 3.127. So this comes out to be 6,395. इसीलिए कहते हैं लोन नहीं लेना चाहिए. पेमेंट देखो कितनी ज़्यादा करनी पड़ जाती है. नाउ 6,000 इंटू 5 गोइंग टू बी 30,000. उससे भी ऊपर का अमाउंट देना पड़ रहा है 20,000 के लिए. सो अगर जेब में कैश हो तो निकाल देना चाहिए. बट हाँ, अगर इन्वेस्टमेंट के आपके पास और तरीके हैं तो डेफिनेटली लोन उठा लेना चाहिए. तो डिपेंड करता है कि क्या इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करने वाले हो आप लोग. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59. A sum of money lent at the compound interest for 2 years at 20% per annum would fetch 480 rupees more if interest was payable half yearly if it was payable annually. तो आपने करना क्या है, एनुअल की बजाय हाफ ईयर पेमेंट आपने अपना पेमेंट लेनी है, इंटरेस्ट लेना है. तो इस क्वेश्चन को अगर करना है तो मुझे हाफ ईयर के इंटरेस्ट के लिए में से पूरे साल के बेस पे जो इंटरेस्ट होता है वो निकाल देना है. तो हाफ ईयर बेसिस माइनस फुल ईयर बेसिस. तो सम ऑफ मनी लेंटेड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20% पर एनम है. तो आपका कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला है जो है वो निकाल लेते हैं. जो कंपाउंड अमाउंट का जो फॉर्मूला बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम देखें. कंपाउंड अमाउंट ऑन द हाफ ईयर बेसिस माइनस कंपाउंड अमाउंट ऑन ईयरली बेसिस. तो प्रिंसिपल दोनों केस में सेम आएगा. हाफ ईयरली के बेसिस में आपका 20% पर एनम है, तो ये हाफ होके 10% रह जाएगा. टाइम इज 2 years, तो 2 साल का 4 बन जाएगा, बिकॉज 6 महीने के बाद हम लोग इंस्टॉल पेमेंट उसको इंटरेस्ट लगाने वाले हैं. एंड द डिफरेंस वी हैव ऑलरेडी 482. और ये हाफ ईयरली के बाद अब ईयरली अगर पे करना है तो 1 + 20/100 raised to power 2. Now this will give me the answer. This is 482 is equal to P into 1.1 raised to power 4 minus 1/2 square. So let's find it out. 1.1 multiplied 1.1 multiply 1.1 multiply 1.1. It comes out to be 1.4641 minus
12 का स्क्वायर 144 होता ही है, सबको ही पता है। 1.4400, 4 डिजिट्स तक ले जाओ। सो द P इज इक्वल टू 482 डिवाइड बाय द डिफरेंस इज गोइंग टू बी 4 1 6 minus 4 2 4 minus 4 0 0.0241. So if we find out the answer to this, 482 divided by 0.0241, we get the principal as 20,000. So that is the answer when they talk about कि half yearly pay करना है या annual pay करना है. From there you can find out the answer very easily. ठीक है? Let's go for the next one. 59th, 20,000 gonna be the answer. Question number 60. Mr. Ravi allocates a corpus of 50,000 into a term deposit account which accrues interest at nominal annual rate of 10% compounded on a quarterly basis. What is the effective annual rate of interest? Effective annual rate of interest का बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है. लेट्स राइट दैट डाउन. उसको लिख लेते हैं, बहुत काम आ जाएगा, बड़ी इजीली हो जाएगा इससे. जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका फॉर्मूला होता है आपका 1 प्लस आई रेज टू पावर m रेज टू पावर m माइनस 1. तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा आपका यहाँ पर 1 प्लस इंटरेस्ट है आपका 10%, लेकिन क्वार्टरली है. सो 1 प्लस 0.10 क्वार्टर का मतलब साल में 4 रेज टू पावर 4 माइनस 1. सो वी गेट 1 प्लस 1 by 4, that is 0.25. 1 by 40, sorry, that is 0.25 minus 1, so raised to power 4 minus 1, तो 1.025 raised to power 4 minus 1. Let's find out क्या निकलता है. 1.025 ऑल द बेस्ट. अच्छा सा देना. टेक अ स्कॉलरशिप मिल जाए. ओके. हाँ, यू मे कम इन द इवनिंग ऑल्सो 5 o'clock. So it is 1.1038 minus 1. The answer gonna be 10.38% because परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करना है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे एग्जाम्स में आपको दिखेगा. सो दैट हैज़ टू बी टेकन केयर प्रॉपर्ली. ठीक है, ये हर एक एग्जाम में मिल जाता है आपको, एप्टीट्यूड के एग्जाम से भी आ जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 61. Shiva invested an amount of 12,000 at the rate of 10% per simple interest, another amount at the rate of 20% per annum simple interest. The total interest earned at the end of the year on a total investment becomes. अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप एलिगेशन, हमारे एप्टीट्यूड के अंदर बोलते हैं हम लोग, एलिगेशन का चैप्टर है हमारा, उसके थ्रू भी कर सकते हो. आपको मालूम है 2 इंटरेस्ट रेट्स हैं, एक 10% है, एक 20% है. दोनों को मिला के जब सिंपल इंटरेस्ट मिलता है तो 14% मिलता है. समझने की कोशिश करना, बहुत ईजी कंसेप्ट है. 10% इंटरेस्ट पे कुछ अमाउंट है, आई डोंट नो हाउ मच अमाउंट इट इज. 20% पे नहीं पता मुझे. जस्ट फॉर एग्जांपल 14% दोनों से मिलकर इंटरेस्ट आता है. इसका मतलब जो इनका प्रिंसिपल का रेशियो होगा ना, वो क्रॉस सब्ट्रैक्शन अगर आप कर दो 20 माइनस 14 6 एंड 10 माइनस 14 माइनस 10 4, तो जो रेशियो होगा इनका 3:2 में आना चाहिए. और मुझे मालूम है 12,000 लगा हुआ है 10% वाले रेट पे इंटरेस्ट पे. तो अगर यहाँ पर 12,000 है, so that is equal to 3. तो 3x इक्वल टू 12,000, x इक्वल टू 4,000. तो 2x किसके इक्वल होगा? 2x होगा इक्वल 8,000 रुपए के 8,000. तो मेरा आंसर यहाँ से हो जाएगा, फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड, 12 प्लस 8 दैट इज 20,000. दैट इज द आंसर आई गेट. सो इट्स अ शॉर्ट वे टू डू इट, बड़ा इजीली हो जाता है. नंबर 62 कॉम्बिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है. अब देख लो, आप अगर CUT की तैयारी भी कर रहे हो और साथ में आप IPO की तैयारी भी कर रहे हो और साथ में आप CA फाउंडेशन की तैयारी भी कर रहे हो, काफ़ी चीज़ें सिमिलर है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर सिमिलर. सो इन सब की तैयारी में
एप्टीट्यूड इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, वो अगर आपको आता है तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 62 में भी से इफ एनसीआर -128 है, एनसीआर 56 है, एनसीआर +1 इक्वल टू 70 है, तो वैल्यू ऑफ एन और आर क्या होगा. तो दो दो करके इनको लेते हैं. तो पहले तुम ले लेते हैं एनसीआर -1 डिवाइड बाय एनसीआर दैट इज इक्वल टू 28/56. इसको अगर हम सॉल्व करें सो वी गोना गेट n फैक्टोरियल बाय r -1 फैक्टोरियल into n minus r plus 1 factorial divide by n factorial by n minus r factorial into r factorial. ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा. दिस ऑल्सो विल गेट कैंसिल आउट 1/2 हो जाएगा. अब यहाँ से r -1 फैक्टोरियल है, यहाँ r फैक्टोरियल है, तो अब कैसे लिख सकते हैं. अगर मैं इस r फैक्टोरियल को लिखना चाहूँ तो आई कैन ऑल्सो राइट इट एज r इंटू r -1 फैक्टोरियल. तो ये r -1 फैक्टोरियल इस r -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा. ऐसे ही ऊपर वाली इस टर्म को अगर मैं लिखना चाहूँ आई कैन ऑल्सो राइट इट n -r + 1 इंटू n -r फैक्टोरियल. इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट मीन्स यू गोना गेट 1/2 दैट इज इक्वल टू, नीचे वाला सब कुछ कैंसिल हो गया, राइट. सो यू गोना गेट दिस इज 1/n -r + 1. क्लियर. ठीक है. अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. वंस यू डू क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे यू गेट अ इक्वेशन. यहां पे नीचे r भी बचेगा, ये वाला r भी बचा हुआ है, ये ध्यान नहीं दिया हमने. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2r that is equal to n minus r plus 1. So you got n minus 3r plus 1 equal to 0. ये आपकी एक इक्वेशन निकल आई. अब एक और इक्वेशन आप यहाँ से और यहाँ से निकाल सकते हो, इनको भी आप डिवाइड कर दो. ठीक है. So we got ncr plus 1 divide by ncr that is equal to 70/56. We are doing question number 62. So this is n factorial divide by n minus r minus 1 factorial, and this is r plus 1 factorial divide by n factorial by n minus r factorial into r factorial. That is equal to 70/56, 14 into 5, 14 into 4. n factorial से n factorial cancel. Now we can just turn the tables upside down. इसको ऊपर ले जाते हैं. That is n minus r into n minus r minus 1 factorial into r factorial divide by n minus r minus 1 factorial into r r plus 1 into r factorial. This will get cancelled with this. ये यहाँ से cancel out हो जाएगा. You're gonna get n minus r by r plus 1 that is equal to 5/4. जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे we're gonna get 4n minus 4r that is equal to 5r plus 5. So we get 4n minus 9r दैट इज इक्वल टू 5. तो एक इक्वेशन हमारी यहाँ बनाई थी हमने n माइनस 3r वाली. तो n माइनस 3r दैट इज इक्वल टू -1 लिख लेते हैं. एंड दिस वी कैन राइट 4n minus 9r that is equal to 5. Now elimination method we can use and we can find out the answer to this. Let's multiply it by 3. 3n 3 and this is also 3. Now just subtract. So we got minus n equal to -8. That means n is equal to 8. Now n को अगर 8 पुट कर दो, 8 plus 1 9. That means r gonna be 3. So you got an option of 8 and 3. अब 8 और 3 का ऑप्शन किस ऑप्शन में आया हुआ है? That is in the option number A you have. So that is the answer here.
62 question number answer is option number A. Question number 63, now let's go to that. Question number 63, what does it say? It says in a meeting 5 analysts, 2 consultants, 3 managers are to be seated in a row. Number of same profession must sit together. Permutation का क्वेश्चन है, अरेंजमेंट करना है उनको. तो 5 एनालिस्ट को आप यहीं आपस में कहीं पर भी इधर उधर कर सकते हो 5 फैक्टोरियल. 2 कंसल्टेंट्स को लेफ्ट राइट कर सकते हो 2 फैक्टोरियल. 3 मैनेजर्स को भी कर सकते हो, दैट इज 3 फैक्टोरियल. एंड मल्टीप्लाई 1 2 3 तीसरा ब्लॉक, क्योंकि इन तीनों को भी आप आगे पीछे कर सकते हो. सो यू गोना गेट द आंसर टू 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120 इंटू 2 इंटू 6 इंटू 6. ऑप्शन में एक ही जगह लास्ट में 0 है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. कैलकुलेट करके भी देख सकते हो, यू हैव द कैलकुलेटर्स विद यू एज आई सेड. नंबर 64, the total numbers greater than 2000 that can be formed with the digits 1 2 3 4 5 and no digits being repeated in any number. अब कोई भी नंबर रिपीट नहीं करना है. अब डिजिट बनाने हैं 4 और 5, 2000 से ऊपर करना है. तो 5 डिजिट के सारे नंबर 2000 से ऊपर होने वाले हैं, चाहे वो 10,000 प्लस ही क्यों ना हो, क्योंकि 1 से शुरू करेंगे सबसे कम नंबर से, तब भी 10,000 से ऊपर आने वाला है. दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल तो ये आएंगे ही आएंगे, प्लस जो 4 डिजिट नंबर होगा, जो 4 डिजिट नंबर है, पहले पे आप 1 नहीं रख सकते, बाकी सब कुछ आ सकता है. दैट मीन्स पहली ऑप्शन के लिए आपके पास 4 है, मल्टीप्लाइड बाय बाकी जो ऑप्शन बची 4, उसमें से लगाएंगे 3 किसी को भी, तो यू गॉट 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, दैट इज 24 इंटू 4 इज 96. तो 120 plus 96, the answer comes out to be 216. This will give you the answer. Option number A to this question also. तो अभी तक जो 51 के बाद जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं सारे एप्टीट्यूड बेस्ड है, कोई स्पेशली कोई स्टैटिस्टिक्स या कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा जो किसी और एग्जाम में ना आता हो. ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम की बात करो, सारे एप्टीट्यूड बेस्ड एग्जाम में ये सब टॉपिक्स आते हैं. सो दैट इज कॉमन थिंग विच दे आर हैविंग. Number 65, how many 3-digit numbers can be formed from the digit 2, 3, 5, 6, 7, 9 which are divisible by 5 and none of them is digit is repeated. Divisible by 5 मतलब लास्ट डिजिट पे 5 लगा दो. बनाना है 3 डिजिट नंबर, 2 ऑप्शन बची हुई हैं आपके पास, तो 1 2 3 4 5. तो 5 में से 2 ऑप्शंस हैं, तो 5p2 दैट मीन्स 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल विच इज 120 बाय 6. द आंसर इज 20, ऑप्शन नंबर बी. इतना इजी मेथड है, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, मैं बता नहीं सकता आपको यार, दे आर सो इजी. मतलब एप्टीट्यूड जहाँ आता है वहाँ तो ऐसा लगता है कि दे आर सो इजी, आई कांट टेल यू अबाउट इट. लेट्स गो फॉर द नंबर 66. नाउ दिस इज फ्रॉम द फंक्शंस. क्वेश्चन नंबर 66, इफ वी सी, if fx is given 1 plus 1 by x then the value of, okay let's begin from here, यहाँ से करते हैं. तो 1 plus 1 by x. now if I have to find out 1 upon x, that means this is 1 plus 1 by 1 upon x, that means this is 1 plus x. so this exactly what exactly I get. now if I have to find this, so we got function of 1 plus x, 1 plus 1 upon 1 plus x, x plus 1 common, x plus 1 plus 1. The answer is still 2x plus 1 by x plus 1. How did they get the answer x minus 2 by x plus 1? ओके. कई बार ना किसी किसी क्वेश्चन में ऐसे कंसंट्रेशन ख़राब होती है
क्योंकि बताया नहीं जा सकता। यहाँ x+2 हो जाता है, 2x+1 कहाँ से आया? So that is the answer, option number B. We're gonna get the answer to question number 66. Let me cross check. That's right, we have actually checked the wrong answer. That is the reason we are getting confused कि भाई आंसर गलत क्यों आ रहा है। आंसर बिल्कुल यही आंसर है, आंसर की में भी आंसर यही है, x+2 by x+1। चलो कोई ना, it happens sometimes. Let's go for the next question. Question number 67 now we have. The question number 67 says fx is equal to x squared minus 25 by x minus 5 is undefined at x is equal to 5. What value must be assigned to fx to be continuous at x is equal to 5? तो इसको हम पहले ब्रेक कर सकते हैं, x minus 5 into x plus 5 divide by x minus 5 के अंदर this cancel out हो जाता है. Now when we get x plus 5, now put the value of x as 5, we get 5 plus 5, the answer is going to be 10. So answer हो जाएगा option number C. That is the answer we're going to get to 67th question. The next 68th. A GP consists of two n terms. If the sum of the terms occupying the odd place is S1, the terms even place S2. So they're talking about a GP. Let's say the GP is A, AR, AR square, AR cube, AR raised to power 4, AR raised to power 5 and so on. And that is till 2n terms. That means this is going to be 2n minus 1. Now some of the terms occupying the odd places, that means a plus ar square plus ar raised to power 4 till ar raised to power 2n, and this is going to be ar plus ar cube plus ar raised to power 5 till a into raised to power r raised to power 2n minus 1. Now they say the common ratio progression का क्या होगा? The common ratio actually निकालना है आपको. So the common ratio is what? If I check out in both the things, यहाँ पर a plus r square, if I take just r common from here, अगर मैं सेकंड, ये हमारा S1 है, ये हमारा S2 है, अगर S2 में से सिर्फ मैं एक r common निकाल लूँ, I get a plus ar square and so on. That means r is equal to S2 by S1. That is in the option number C. I have option number C for 68th question. That is the answer straight away. The next question number 69. Let r be the set of real numbers such that function of r goes to r and g also r goes to r, real number to real number, defined by fx is x square plus 3x minus 1, gx is 2x plus 3, then fo(gx) क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम gx की बात करते हैं. The gx we have, that is that we have to find out f of gx is 2x plus 3. Now f में जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पे 2x plus 3 रखते हैं, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2x plus 3 whole square plus 3 into 2x plus 3 minus 1. So here we get 4x square plus 9 plus 12x plus 6x plus 9 minus 1. So we get 4x square plus 18x plus 12 plus 17. So the answer should be 4x square plus 18x plus 17. The answer is option number B here I get. Question number 69. The answer should be option number B. Let's go for the next one. Number 70. The next term of the series क्या होगी? Now this is 1 plus 6 7 plus 10 plus 14 plus 18 plus 22. The next should be plus 26. That means the answer should be 97. Question number 70. I should get 97 as the answer. The question number 71. In a certain coding decoding से question है, paint is 74128, accept is coded as 455978. What is the code for patient? Now patient के alphabets PAIENT सारे के सारे
यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं, तो वी कैन पिक देम स्ट्रेट बिकॉज टी यहाँ पर भी 8 है, टी यहाँ पर भी 8 है. सो वी गॉट 7 4 1 2 8 और बीच में सिर्फ थर्ड प्लेस पर PAINT है, पेशेंट निकालना है. तो P बन गया मेरा 7, A हो गया हमारा 4, T हमारा हो गया 8, I इज़ 1. नाउ 7 4 8 1 से दो ऑप्शन शुरू हो रही हैं, तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है. देन वी गॉट E इज़ हेयर, दैट इज थर्ड लास्ट, दैट मीन्स 9. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर D बिकॉज दैट मैचेस. यहाँ पर 2 आया है, नहीं मैच कर रहा, यहाँ पे मैच कर रहा है, बाकी कहीं मैचिंग हो नहीं रही. तो दैट्स हाउ यू गोना बी द स्ट्रेट अवे द आंसर यू गोना गेट. ठीक है. नंबर 72. The question number 72 which we have now, that says evaluate the integral 0 to 1 2x square minus x cube. तो हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं. 0 से 1 2x square dx minus 0 से 1 x cube dx. Now 2x square किसका होगा? 2 आउटसाइड आ जाएगा. You're gonna get x cube by 3 and this is 1 से 0 minus this is x raised to power 4 by 4 1 से 0. So you're going to get 2 into 1 by 3 minus 0 minus 1 by 4. So you got 2 upon 3 minus 1 upon 4. Take an LCM. You get 4 into 2 8 minus 3, that is 5 by 12 is the answer. So option number D, question number 72, that is the answer you get. Look at the next one. If a certain code monkey is coded as NNOJFX, puzzle is coded, what will be puzzle be coded? तो M13 होता है N no monkey में. अगर हम इसको लिख ले एक बार दोबारा से, तो मोंकी के नीचे लिखते हैं हम लोग NNOJFX. ना M के बाद N आता है O से पहले, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस. N के बाद O आता है यहाँ पे पहले K-1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस. तो +1 -1 +1 -1. तो P के बाद आएगा Q, U से पहले आएगा T, Z के बाद आएगा A, Z के बाद Z से पहले आएगा Y. That means this is the answer. 73 question, option number B, that is going to be the answer. The next one, question number 74. रीजनिंग अगेन, सेकेंड पार्ट सारा रीजनिंग और क्वांट से भरा पड़ा है, मैथ्स बहुत बेसिक लेवल का. अ मैन ड्राइव्स 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड ड्राइव्स 3 किलोमीटर, देन ही टेक्स राइट टर्न एंड ड्राइव्स 6 किलोमीटर. हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट. तो आप 10 किलोमीटर नॉर्थ चले जाओ, वहाँ से राइट मुड़े आप एंड 3 किलोमीटर तक गए, फिर राइट टर्न लिया, 6 आ गए. अब यहाँ से कितनी दूर हो आप देखो, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये भी 6 है तो ये 4 बचा और ये 3 है तो ये पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो गया. सो 5 वाला मेरा आंसर होगा, दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का स्क्वायर रूट. ऐसे ही करते हैं ना पाइथागोरस में. दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल आई हैव. ठीक है. सो अब डायरेक्शन विद रेफरेंस सेट स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ से अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पर ईस्ट होता है, तो नॉर्थ ईस्ट. Option number 70, question number 74, A option is my answer. Look at the 75 now. A, B, C, D sitting on a bench. A is sitting next to B, C is sitting next to D, and D is not sitting next and the left of the bench. तो sitting arrangement का क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग से क्वेश्चन है आपका ये. Now A, B, C, D sitting on a bench. A is sitting next to B, sitting next to D. D is not sitting with E, who's on the left end of the bench. तो पहली डेफिनेट इन्फॉर्मेशन आ गई कि E को बिठाओ सबसे लास्ट में लेफ्ट एंड पे, तो E is here. Now C is on the second position on the right, तो यहाँ पर एंड है और C यहाँ से राइट पर आएगा. A is to the right of B and E. A and C are sitting together और A और C साथ में है. C सेकंड पोजीशन तो राइट है और A को बैठना है राइट ऑफ B एंड E. और मुझे पता है A is sitting next to B, तो अगर मैं A को यहाँ बिठा देता हूँ, A and C are sitting together, तो इसके साथ B नहीं आ सकता. दैट मीन्स A हैज़ टू बी हेयर
बी हैज़ टू बी हेयर, और जो लास्ट पे बचा आपके पास डी, उसको यहाँ बिठा दो। तो ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, बिल्कुल ठीक बैठा हुआ है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, ये भी बैठा हुआ है। डी इज नॉट सिटिंग विद ई, बिल्कुल नहीं बैठा हुआ। सी इज ऑन द सेकंड पोजीशन ऑन द राइट, ए इज द राइट ऑफ बी एंड डी, ये भी ठीक बात है। तो ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ये भी ठीक है। इन विच पोजीशन बी इज सिटिंग, बी बैठा हुआ है ई और ए के बीच में, दैट इज बिटवीन ई एंड ए, दैट मेक्स सेंस, दैट इज द आंसर आई गेट। क्वेश्चन नंबर 76। नाउ क्वेश्चन नंबर 76 की अगर हम बात करें, दैट सेज मिस्टर क्यू, अगेन डायरेक्शन डिस्टेंस से क्वेश्चन आ गया आपका। तो सेकंड पार्ट ऑफ योर सीए फाउंडेशन इज ऑल फिल्ड विद एप्टीट्यूड पार्ट। अभी तक हम 25th क्वेश्चन पे, 26th क्वेश्चन पे आ गए, सारे एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं। कोई भी पर्टिकुलरली सीए वाले बच्चों के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए नहीं आया है। मिस्टर क्यू वॉक्स 20 मीटर नॉर्थ, तो 20 मीटर नॉर्थ चले गए क्यू। देन ही वॉक्स 14 मीटर साउथ, तो इसी लाइन पे वापस आ गया 14 मीटर। देन वॉक्स 8 मीटर ईस्ट, तो यहाँ चले गए 8 मीटर ईस्ट, ये 6 बच गया। Now how far is from the starting point? Pythagoras theorem 10, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64, स्क्वायर रूट of 100, that is 10. The answer to 76th question is also we're going to get 10. That is the answer we get here. Number 77, again direction distance. If west is replaced with northeast, अब देखो ये आपका होता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब वो कहते हैं वेस्ट को रिप्लेस कर दो नॉर्थ ईस्ट के साथ, मतलब वेस्ट नॉर्थ ईस्ट बन गया, तो साउथ क्या बनेगा? तो वेस्ट को अगर नॉर्थ ईस्ट बनाओगे, मतलब हुआ क्या कि वेस्ट को हम यहाँ मूव कर लेते हैं 135 डिग्री, तो साउथ को भी अब 135 डिग्री मूव करो, नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा। दैट मीन द आंसर गोना बी 77th का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द आंसर वी गोना गेट हियर। तो आई एम डूइंग इट इन अ वेरी शॉर्ट वे, फटाफट करवा रहा हूँ मैं आपको ताकि आप लोग आराम से फटाफट रिविजन कर लो इसकी। नंबर 78, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आ गया आपके पास। ए इज द सन ऑफ सी, सी एंड क्यू आर सिस्टर्स, तो ए को सन बना लिया, सन ऑफ सी है। सी और क्यू सिस्टर्स हैं, तो सी लेडी एंड क्यू सिस्टर। जेड इज़ द मदर ऑफ क्यू, जेड हो गई मम्मी, एंड पी इज़ द सन ऑफ जेड, मतलब पी हो गया इनका भाई। अब इनमें से सच क्या है? पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ ए, बिल्कुल ठीक है, मम्मी का भाई मामा, आंसर हो गया। पी एंड ए आर कज़न, नहीं। सी एंड पी आर सिस्टर्स, नहीं, पी भाई है उनका। क्यू इज़ मैटरनल ग्रैंडफादर, नहीं। तो 78 ऑप्शन नंबर 1। लुक एट 79 नाउ, अगेन ब्लड रिलेशन। तो क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी है क्रैक करना फॉर सीए फाउंडेशन, मैथ्स, क्वांट, स्टैट्स एंड रीजनिंग। अब कहते हैं डी इंटू ई प्लस एफ का मतलब बताओ, साइंस दिए हुए हैं, डी इंटू ई मतलब डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई प्लस एफ दैट मीन्स ई इज द फादर ऑफ एफ, तो ये आपका बन गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? डी इज द फादर ऑफ एफ, यस, नो, दैट इज द अंकल, तो ये तो नहीं होगा। डी इज द ग्रैंडफादर, नहीं। डी इज द अंकल ऑफ एफ, बिल्कुल ठीक है, ई का भाई चाचा ताया लगेगा कोई ना कोई। सो ऑप्शन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 79, दैट इज द आंसर आई गेट। Look at the next number, number 80. Pointing to a photograph, a boy Suresh said he is the son of the only son of my mother. तो एक बॉय की तरफ पॉइंट आउट किया जा रहा है, ही कौन है? सन ऑफ, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, ओनली सन ऑफ, राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे, मेरी मम्मी। तो मैं कौन हूँ? सुरेश हूँ। सो आई एम सुरेश, सुरेश की मम्मा, मम्मा का इकलौता बेटा दैट इज हिमसेल्फ, उसका भी बेटा ये फोटो में है, तो सुरेश क्या लगा? सुरेश पापा लगा। फादर इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेट अवे। ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन।